उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे आइए, सात निश्चय पार्ट 2 जो है उसके बारे में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था। तो आपको बता दूं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने युवा शक्ति बिहार की प्रगति हम लोगों ने इस टॉपिक पे शॉर्ट नोट्स किया था, और इस युवा शक्ति बिहार की प्रगति में किस प्रकार भागीदार हो सकता है और कैसे उसको बिहार की प्रगति में युवा शक्तियों का बेहतर उपयोग हो सके, इसके लिए युवाओं को स्किल्ड करना, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटीज, उसके बाद जाकर के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इन सभी चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा की थी। अ, ठीक है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, उसके बाद जाकर के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसके बाद जाकर के नए रोजगार के सृजन के लिए युवाओं के लिए क्या क्या किया जा रहा है। टोटल 11 पॉइंट्स पे हम लोगों ने चर्चा की थी। ठीक है, इतना तक हो गया था। अब आप लोग अपना कॉपी निकालिए, कॉपी पेन निकालिए, और हम लोग जो कर रहे हैं टॉपिक नंबर 16 कर रहे हैं, सशक्त महिला सक्षम महिला। आपने पिछले दिनों देखा होगा, क्योंकि ये टॉपिक सब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा कि मेंस में 68 के मेंस में जीविका से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसा कि आपको पता है। तो हम लोग सात निश्चय पॉइंट 2 की बात करें या सात निश्चय पार्ट 2 की बात करें, तो उसका जो दूसरा पार्ट है, मतलब सात निश्चय में से जो सेकंड निश्चय है, वो है सशक्त महिला सक्षम महिला। इंग्लिश में भी यही होगा, सशक्त महिला सक्षम महिला। तो सशक्त महिला और सक्षम महिला के तहत बिहार की जो महिला है उसको अगर सशक्त बनाया जाए, उसे उसका अगर एम्पावरमेंट किया जाए, तो वो क्या हो सकती है, तो वो सशक्त होगी, तो वो सक्षम होगी। सक्षम क्यों होगी? अपने आप को संभालने में, ठीक है, आत्मनिर्भर होगी, परिवार को संभाल पाएगी, परिवार के फाइनेंशियल परिवार को सपोर्ट कर पाएगी, और ओवरऑल देखें तो स्टेट को आगे ले जाने में इस आधी आबादी की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारा सात निश्चय 2 है, उसमें सशक्त महिला सक्षम महिला नारा दिया गया था, और ये दूसरा पार्ट है इसका। और इसके तहत हम लोग क्या क्या करेंगे, आइए। तो इसमें जो शॉर्ट नोट्स पूछेगा अगर, तो शॉर्ट नोट्स को भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आइए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहला लाइन लिखेंगे, नो डेवलपमेंट प्लान कैन बी कंप्लीटली, नो डेवलपमेंट प्लान कैन बी, नो डेवलपमेंट प्लान कैन बी completely 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 successful unless half of population successful unless, no development plan can be completely successful unless half of the population, half of the population, unless half of the population, that is women, that is women, participates in it, participates in it, participates in it। हिंदी वाले लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे, कोई भी विकास योजना, कोई भी विकास योजना, कोई भी विकास योजना तब तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकती, तब तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकती, सकती, तब तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकती जब तक इसमें, जब तक इसमें आधी आबादी, अर्थात आधी आबादी अर्थात महिलाओं की भागीदारी न हो, अर्थात महिलाओं की भागीदारी न हो।
ठीक है? मतलब हम किसी भी डेवलपमेंट प्लान को तब तक सक्सेस नहीं मान सकते हैं जब तक उसमें 50% यानी जो आधी आबादी है, हाफ पॉपुलेशन है हमारी, दैट इज फीमेल या वुमेन्स, जब तक उनको साथ नहीं ले। मतलब कहने का मतलब है कि हम समाज के एक वर्ग को साथ लेकर के चले और दूसरे वर्ग को छोड़ दे तो आधे लोग छूट जाएंगे। तो ओवरऑल डेवलपमेंट हमारा जो मकसद है वो पूरा नहीं हो सकता है। महिलाओं को भी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने जो 7 निश्चय पार्ट 2 है उसके सेकेंड पार्ट में उसका जो दूसरा नारा है उन्होंने दिया है, सशक्त महिला, सक्षम महिला। तो आधी आबादी की भागीदारी न हो। 7 निश्चय पार्ट 2 में भी इसका विशेष ध्यान रखा गया है। 7 निश्चय सात निश्चय पार्ट 2 में भी इसका विशेष ध्यान रखा गया है। 7 निश्चय पार्ट 2 में भी इसका विशेष ध्यान रखा गया है। ठीक है। दिस हैज दिस हैज ऑल्सो बीन गिवन स्पेशल अटेंशन। दिस हैज बीन ऑल्सो गिवन स्पेशल अटेंशन। This has been also given. This has also been given. This has also been given. Also been given. Also been given special attention. Special attention in सात निश्चय पार्ट 2। in निश्चय पार्ट 2। फुल स्टॉप। तो 7 निश्चय पार्ट 2 में भी, प्रज्ञा गुड आफ्टरनून लिखिए, 7 निश्चय पार्ट 2 में भी इसका विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें महिला सशक्तिकरण को दूसरे स्थान पर रखा गया है। इसमें महिला सशक्तिकरण को इसमें महिला में महिला महिला सशक्तिकरण को महिला सशक्तिकरण को दूसरे स्थान पर रखा गया है। चलिए, इसमें महिला सशक्तिकरण को दूसरे स्थान पर रखा गया है। इसमें महिला सशक्तिकरण को दूसरे स्थान पर रखा गया है। इन दिस वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन प्लेस्ड एट सेकेंड प्लेस। ठीक है। इन दिस वुमेन empowerment in this women empowerment has been placed at has been placed at has been placed at second place। सेकेंड प्लेस। आगे इसमें लिखेंगे, अंडर दिस देयर इज ए प्लान टू एम्पावर एंड इनेबल वुमेन। ठीक है। अंडर दिस क्यों किया जा रहा है ये सब? अंडर दिस
there is a there is a plan to under this there is a plan to under this there is a plan to empower and enable women and enable women। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाने की योजना है। महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाने की योजना है। इसीलिए नारा दिया गया सशक्त महिला सक्षम महिला। तो ये तो 7 निश्चय पार्ट 2 का सेकेंड निश्चय हो गया। ठीक है, लिख रहे हैं आप लोग 7 निश्चय। अब देखिए इसके तहत क्या 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 जाएगा। 3 ऐसे प्रोग्राम्स है, बिहार गवर्नमेंट के 3 ऐसे स्कीम्स है जिसको इसके साथ अटैच किया गया है। अटैच करने का मतलब ये हुआ कि बिहार सरकार अपने मैक्सिमम वेलफेयर जितने भी प्रोग्राम्स चला रही है या जितने भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स चला रही है या प्लान कर रही है, उनको ज़्यादातर को उन्होंने क्या किया है 7 निश्चय के ही अंदर उसको इंक्लूड किया है। मतलब 7 निश्चय के अंदर ही उन्होंने इसको शामिल किया है। उसके अलावा भी कुछ और प्रोग्राम है और स्कीम्स है जो 7 निश्चय के बाहर है। तो 7 निश्चय में सशक्त महिला सक्षम महिला की बात की गई। उसके तहत बिहार सरकार क्या क्या प्रोग्राम चला रही है तो उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। वर्क बीइंग डन अंडर सशक्त महिला सक्षम महिला, वर्क बीइंग डन अंडर वर्क बीइंग डन अंडर सशक्त महिला सक्षम महिला सक्षम महिला। सशक्त महिला सक्षम महिला के अंतर्गत किए गए कार्य किए जा रहे कार्य। महिला के अंतर्गत किए जा रहे कार्य। देखिए बिहार में कौन कौन से कार्य महिला सशक्तिकरण के लिए हो रहा है। आपसे इंटरव्यू में भी ऐसे पूछ सकता है कि बिहार में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो सशक्त महिला सक्षम महिला के अंतर्गत किए जा रहे कार्य। अब अगर इसकी बात करूं तो इसके तहत बिहार में 3 काम हो रहा है, महिलाओं पे फोकस हो रहा है। देखिए यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, एक ऑर्गेनाइज वे में चीज़ें मिलेगी आपको। ठीक है, इधर उधर जो बिखरी हुई चीज़ें हैं। तो सशक्त महिला सक्षम महिला के लिए क्या क्या काम हो रहा है। स्पेशल स्कीम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, स्पेशल स्कीम फॉर स्पेशल फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप इसका हिंदी होगा महिला उद्यमिता हेतु विशेष योजना। महिला उद्यमिता हेतु विशेष योजना। महिला उद्यमिता हेतु विशेष योजना। ठीक है, उसके बाद जाकर के ठीक है, महिला उद्यमिता हेतु विशेष योजना। दूसरा है उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट
encouragement encouragement of women for higher education, हायर एजुकेशन, उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन, शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन, उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन। ठीक है, उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन। उसके बाद तीसरा काम क्या हो रहा है, देखिए बिहार में महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, यानी सशक्त महिला, सक्षम महिला, इसके लिए क्या क्या, और तीसरा काम क्या हो रहा है, क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, participation of women in regional administration, in regional administration, in regional administration as per reservation, as per रिजर्वेशन। ठीक है, क्षेत्रीय प्रशासन में, प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप, अनुरूप आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी। ये तीन काम बिहार में, इसी पे सब कुछ है। महिलाओं की भागीदारी। तो क्या क्या चीजें हो रही है देख लीजिए। सात निश्चय में देख लीजिए, सात निश्चय के तहत जो है, सात निश्चय में जो दूसरा निश्चय है वो है सशक्त महिला, सक्षम महिला। इसके तहत जो है हम लोगों ने लिखा कि कोई भी कार्य विकास का योजना तब तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकती है जब तक इसमें आधी आबादी अर्थात महिलाओं की भागीदारी न हो। सात निश्चय पार्ट 2 में भी इसका विशेष ध्यान रखा गया है। उसके बाद जाकर के फिर हम लोगों ने लिखा कि इसमें महिला सशक्तिकरण को दूसरे स्थान पर रखा गया। इसके तहत महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाने की योजना है। इसके तहत महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाने की योजना है। उसके बाद जाकर के फिर हम लोगों ने लिखा कि सशक्त महिला, सक्षम महिला के अंतर्गत किए जा रहे कार्य, वर्क बीइंग डन अंडर सशक्त महिला, सक्षम महिला। तो सशक्त महिला, सक्षम महिला के अंतर्गत बिहार में देखिए कौन कौन से काम हो रहे हैं। स्पेशल स्कीम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, यानी महिला उद्यमिता, अगर महिला उद्योग लगाती है या कोई व्यापार करती है या कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करती है तो उनको क्या क्या सपोर्ट मिलेगा, आगे मैं लिखाने वाला हूँ। दूसरा, हायर एजुकेशन में महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और तीसरा जो है वो क्या किया जा रहा है, तीसरा यहाँ पे आप देखेंगे कि क्षेत्रीय प्रशासन में जो रीजनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो एज पर जो 1/3 उनको रिजर्वेशन दिया गया, उसमें उनकी भागीदारी को बढ़ाने पे काम हो रहा है। तो अब जाकर के पैरा चेंज करके इसके बारे में लिख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें काम हुई है। लिखेंगे कि स्पेशल स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू, पैरा चेंज करके लिखिए, ए स्पेशल ए स्पेशल स्कीम ए स्पेशल स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज entrepreneurship among women. A special scheme has been introduced to a special scheme has been introduce a special scheme has been introduced to increase entrepreneurship among women. महिलाओं में उद्यमिता को, नया पैराग्राफ है ये, महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं लाई गई है। महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए, महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं लाई गई है। अंडर दिस, कॉमा, अंडर दिस लिखिए, इसके अंतर्गत
अंडर दिस कॉमा परियोजना लागत के 50% अथवा इसके अंतर्गत परियोजना लागत के 50% अथवा अधिकतम 5 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत परियोजना लागत के 50% अथवा अधिकतम 5 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रावधान है। अंडर दिस देयर इज ए प्रोविजन टू गिव इंटरेस्ट फ्री। अंडर दिस देयर इज ए प्रोविजन टू गिव, देयर इज ए, देखिए आप लोग भी, देयर इज ए प्रोविजन टू गिव, देयर इज ए प्रोविजन टू गिव, ऑनलाइन वाले भी लिखिए, प्रोविजन टू गिव इंटरेस्ट फ्री लोन अप टू 50% of the project cost, interest free loan up to 50% of the project cost or maximum of rupees 5 lakhs और maximum of rupees 5 lakhs। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए, maximum of rupees 5 lakhs। आगे लिखिए, फुल स्टॉप दे करके आगे लिखिए। नेक्स्ट, इसी में लिखिए ऑल्सो विद द एम ऑफ मोटिवेटिंग वुमेन। अब देखिए, महिला उद्यमिता के लिए, ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये किया गया है। अब इसी पैराग्राफ में वो जो पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें देखिए हायर एजुकेशन के लिए क्या किया गया है। लिखिए, देखिए ऑल्सो विद द एम ऑफ, ऑल्सो कॉमा विद द एम ऑफ मोटिवेटिंग वुमेन फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है, ऑल्सो कॉमा विद the aim of motivating women for higher education, comma financial assistance of rupees 25,000, financial assistance of rupees 25,000 is being given on passing intermediate, is being given on passing intermediate, ठीक है। The aim of motivating women for higher education, comma financial assistance of rupees 25,000 is being given on passing intermediate and rupees 50,000 on graduation, and rupees 50,000 on graduation, ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे साथ ही उच्चतर शिक्षा के लिए महिलाओं को प्रेरित करने हेतु, साथ ही उच्चतर शिक्षा के लिए महिलाओं को प्रेरित करने हेतु इंटरमीडिएट का पास करने पर 25,000 रुपये, साथ ही उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को, उच्चतर शिक्षा के लिए महिलाओं को प्रेरित करने हेतु इंटरमीडिएट पास करने पर, देखिए उसमें शर्त यह है कि इंटर हुआ हो लेकिन शादी नहीं हुई हो, तब 25,000, ठीक है। ग्रेजुएशन वाला में तो 50,000 मिल जाएगा शादी, लेकिन ताकि जो एज है, जो मैरिज का एज है, उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज किया जा सके। एवरेज जो मैरिज एज है, जो गर्ल्स चाइल्ड लड़कियों की जो शादी हो जाती है, चाइल्ड मैरिज वगैरह सब, उसको भी डिस्करेज करना। तो क्या लिखा आपने इसमें? लिखा आपने कि साथ ही उच्चतर शिक्षा के लिए महिलाओं को प्रेरित करने हेतु इंटरमीडिएट पास करने पर 25,000, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे अविवाहित, अनमैरिड, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, तथा ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपये की, तथा ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपये की, ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपये की, ठीक है, आर्थिक सहायता दी जा रही है। ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है, ठीक है। उसके अलावा लिखिए अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा रिजर्वेशन इन, ठीक है, रिजर्वेशन इन, वुमेन रिजर्वेशन इन कितना है? 1/3 है, 1/3 वुमेन रिजर्वेशन इन ऑल गवर्नमेंट जॉब्स एंड पंचायती राज, पोस्ट ऑफ पंचायती राज। इनके अलावा सभी सरकारी नौकरियों में, बैठिए, इनके अलावा सभी सरकारी नौकरियों में 1/3 महिलाओं को 1/3 आरक्षण, इनके अलावा सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण, तथा पंचायती राज से संबंधित सभी पदों पर, तथा पंचायती राज से संबंधित सभी पदों पर भी आरक्षण, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोविजन क्यों किए गए थे?
तो ये सभी के सभी जो प्रोविजंस है वो किए जा रहे हैं, किसके लिए? तो वो किए जा रहे हैं जो 7 निश्चय पार्ट 2 में जो हम लोगों ने नारा दिया है, सशक्त महिला, सक्षम महिला, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए, महिला उद्यमिता से संबंधित, उसके बाद जाकर के 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास करने पे उनको स्कॉलरशिप या आर्थिक सहायता, और उसके बाद क्षेत्रीय प्रशासन में, और उसके बाद जाकर के अन्य में जो भागीदारी महिलाओं की है, रिजर्वेशन, ये सारी चीजें किस लिए किया जा रहा है? ताकि सशक्त महिला, सक्षम महिला के हमारे लक्ष्य को पूरा किया जा सके। तो ये वाला आपका छूट गया है, ये आप अपना ले लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, मतलब ये हम लोग 7 निश्चय कर रहे हैं ना, तो 7 निश्चय में हम लोगों ने इतना कर लिया था, चूंकि लाइव है ना, ऑनलाइन है। तो सशक्त महिला, सक्षम महिला 10 लाइन का है, ये मैं आपको दे दूंगा अलग से कंटेंट, ठीक है। अब आकर के हम लोग, अब टॉपिक नंबर आपका शुरू होगा 7 निश्चय के ही तीसरा निश्चय। तीसरा निश्चय क्या है? इरिगेशन वाटर टू एवरी फार्म, हर खेत तक सिंचाई का जल या सिंचाई का पानी, यही है ना 7 निश्चय का तीसरा। तो लिखिए अब 17 नंबर टॉपिक। अच्छा, अभी बारिश हो रही है? ओ माय गॉड, मतलब मैं पहले आ गया इसीलिए। तो दिल्ली वालों का आपको पॉल्यूशन से राहत मिली, एकदम से 100 से नीचे आ गया है ना एयर क्वालिटी इंडेक्स में, जो वो आया था जो। हाँ, लेकिन अभी थोड़ा ठीक हुआ है बारिश से। अच्छा, चलिए, वेरी गुड। आंसर राइटिंग ही सफलता की कुंजी है। हाँ, अब आगे आगे लिखिए अगला। सभी खेत तक सिंचाई का जल, इरिगेशन वाटर टू एवरी फार्म, 7 निश्चय में से ये कौन सा निश्चय है? हाँ, 17 नंबर, यानी 7 निश्चय में से ये तीसरा निश्चय है। सिंचाई का जल है या सिंचाई का पानी है? बिहार सरकार ने पानी लिखा है। जो उनका भाषा है वही यूज कर। हर खेत तक सिंचाई का पानी। हाँ, अब देखिए, आप लोग को पता होगा, अगर हम लोग देखें तो बिहार किस प्रकार का क्षेत्र है? बिहार में बहुत ज्यादा वर्षा होती है या बहुत कम वर्षा होती है या बीच वाली स्थिति है? बिहार का एवरेज एनुअल जो रेनफॉल है वो इंडिया से कम है। भारत का औसत वार्षिक वर्षा जो है वो है 112 सेंटीमीटर, ये सॉरी 118 सेंटीमीटर, और बिहार का कितना है? 112 सेंटीमीटर। अब बोलेंगे बावजूद इसके बिहार में क्यों इतना बाढ़ आती है? तो उसका कारण यह है कि बिहार हिमालय से जस्ट नीचे बसा हुआ है, यानी कि अन्य क्षेत्रों में होने वाला बारिश का जो पानी है वो भी बह के बिहार में आ जाता है, और बिहार में आते क्या होता है, मैदान है वो एकदम से जेंटल स्लोप है, सामान्य ढाल है, जिसकी वजह से वो पानी एकदम से तेजी से बह के आगे नहीं निकल पाता है और फंस जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जल जमाव होता है। और प्लस अपना बारिश का पानी हो गया, जिसकी वजह से, यानी नेपाल से आने वाले नदियों द्वारा जो लाई गई पानी और प्लस बिहार में हुई बारिश, दोनों मिल करके बिहार में बाढ़ का कारण बनता है। तो ये तो स्थिति है। लेकिन ये जो वर्षा होती है बिहार में, ये बेसिकली 12 महीने में अगर आप देखेंगे तो 3 से 4 महीने के ही अंदर वर्षा हो जाती है। तो बिहार उन राज्यों में से है जो राज्य आज के डेट में जिसके कुछ भाग बाढ़ की चपेट में रहते हैं अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक पानी के कारण, कुछ भाग जो होता है वो बिल्कुल कम वर्षा होने के कारण सूखे की चपेट में रहता है, और बिहार के कुछ ऐसे जिले भी हैं जो बाढ़ और सूखा दोनों की चपेट में आ जाते हैं। सपोज दैट पटना, गंगा नदी से जो दक्षिण वाला इलाके के कुछ जिले हैं वो बाढ़ और सूखा दोनों की चपेट में कई बार आ जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, एक सीजन में जब अत्यधिक वर्षा होती है तो चलिए, इसीलिए परंपरागत रूप से बिहार में खरीफ के फसल के रूप में धान की खेती हो जाती है। कभी कभी ज्यादा हो जाती है तो धान डूब भी जाती है। लेकिन दूसरे सीजन में जब रबी की फसल आती है या फिर जब जायद या गर्मा की फसल आती है, तो उस समय तक आते आते बिहार में पानी की कमी महसूस होने लगती है, और कई क्षेत्र ऐसे हैं जिससे कृषि प्रभावित होता है। तो बिहार सरकार ने इसी समस्या के समाधान के लिए, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम तो सेंटर दूर कर दे रही है, ठीक है, टेप्ड वाटर इन एवरी हाउस होल्ड, ठीक है, प्रत्येक घर में नल जल,
नल जल योजना, नल जल योजना या नल जल योजना जो चलाई जा रही है उसके तहत। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो सिंचाई के लिए जो है वो बिहार सरकार ने व्यवस्था की, और इसी के तहत रिसेंटली बिहार सरकार ने जो विभाग है, संबंधित विभाग है, उनको आदेश दिया है कि जितने भी इरिगेशन प्रोजेक्ट बिहार में चल रहे हैं उसको 2025 तक पूरा कराइए, क्योंकि 2025 तक हर खेत तक किसी न किसी माध्यम से सिंचाई का पानी पहुंच जाना चाहिए। और उसी को बिहार सरकार ने क्या किया है, अपने 7 निश्चय में तीसरे स्थान पर रखा हुआ है। तो लिखिए आप लोग, यही है ना, हर खेत तक सिंचाई का जल। हाँ, पहले ये वाला होने दीजिए। हम्म, एक दिन में मैं एक ही क्लास ले सकता हूँ ना। हाँ, ग्रुप में आंसर लिख के भेजिए ना आप, बाकी स्टूडेंट जैसे स्कैन करके भेज रहे हैं। मैं तो क्वेश्चन दिया हूँ, किसी ने अभी तक आंसर ही नहीं लिखा है मेरे क्वेश्चंस के। मैं जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बना, सॉल्यूशन तो क्लास में आंसर लिखवा दे रहा हूँ, उसी को पढ़ के लिखिए अब। मैं तो सॉल्यूशन तो वो लोग देंगे ना जो सिर्फ लेक्चर देते हैं, मैं तो आंसर राइटिंग क्लास में करवा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको पढ़ के अब खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो हर खेत तक सिंचाई का जल। अब इसमें क्या क्या किया जा रहा है, देखिए। देखिए, बिहार की औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर है। बिहार की औसत वार्षिक वर्षा वर्षा 112 सेंटीमीटर है, जो बिहार को एक जो बिहार को एक बिहार को मूलतः एक आर्द्र प्रदेश बनाता है, जो मूलतः एक आर्द्र प्रदेश बनाता है। द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ बिहार इज 112 सेंटीमीटर। द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ बिहार इज 112 सेंटीमीटर। द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ बिहार इज 112 centimeter, 112 centimeter, which makes Bihar basically a humid state, which makes Bihar basically a humid state, जो बिहार को मूलतः the average annual rainfall of Bihar is 112 centimeter, which makes Bihar basically a humid region। आगे लिखिए, आगे लिखिए। एसी बंद करवा दें, ठंडा लगने लग गया, वो रहा। थोड़ी देर के लिए वो हुआ था, गर्मी लगने लग गया था, इसीलिए अब सही हो गया। ये एसी का क्या, प्राकृतिक इतना सुंदर मौसम है ना। चलिए आगे लिखिए। अब देखिए, लेकिन समस्या क्या है, अगर ह्यूमिड एरिया है, देखिए, लेकिन बिहार के लेकिन देखिए लेकिन बिहार के लेकिन बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। लेकिन बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। लेकिन बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में, बट द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ बिहार रिसीव्स बट द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ बिहार रिसीव्स less than 75 centimeter rainfall, but the southwest part of Bihar receives less than 75 centimeter rainfall। ठीक है, अल्प समय में अधिकतर वर्षा होती है। 3 या 4 महीना होता है ना वर्षा का सीजन, 12 महीने में। अल्प समय में ही अधिकतर वर्षा होती है, अल्प समय में ही अधिकतर वर्षा होती है। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर्स इन ए शॉर्ट पीरियड, most of the rainfall occurs in a
शॉर्ट पीरियड, अधिकतर वर्षा, ठीक है, अल्प समय में ही अधिकतर वर्षा होती है, कॉमा, इसीलिए अन्य मौसम में सिंचाई के लिए जल की कमी होने लगती है। इसीलिए अन्य मौसम में सिंचाई के लिए जल की कमी होने लगती है। Hence there is a shortage of water for irrigation in other seasons. Hence there is a shortage of water for irrigation in other seasons. In other seasons. अब देख लीजिए, एक बिहार का मैप बनाते हैं और अभी 7 निश्चय ही कर रहे हैं, लेकिन बिहार का नक्शा एक बना करके बिहार में रेनफॉल को दिखाते हैं। तो आप देखेंगे कि बिहार में ये जो क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से भी कम और कुछ एरिया में तो ये वाला, और ये जो एरिया देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा वर्षा, ठीक है। कहने का मतलब एवरेज रेनफॉल भले ही 200 सेंटीमीटर, ये 112 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। और ये जो एरिया देख रहे हैं 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा, लेस देन 75 सेंटीमीटर रेनफॉल। तो ये वेरिएशन है, ठीक है, ये वेरिएशन है। और इधर का तो सब नेपाल का पानी आता ही है। तो मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, किशनगंज में तो 248 सेंटीमीटर तक रिकॉर्ड किया गया, और 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा जैसे औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, इस सब में, ठीक है। तो ये स्थिति है। तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा, स्वाभाविक रूप से दूसरे सीजन में, एक तो वर्षा के सीजन में भी कम वर्षा हुई तो दूसरे सीजन में पानी की कमी होगी, और इस एरिया सब में भी सिंचाई में कमी होने लगती है। इसको बना लीजिए और लिखते जाइए, ठीक है, इसको बॉक्स में ले लीजिए साइड में, और उसके बाद लिखते जाइए। लिखिए, सिंचाई के लिए जल की कमी होने लगती है। इसी बात को ध्यान में रखकर, इसी बात को ध्यान में रखकर 7 निश्चय पार्ट 2 में, इसी बात को ध्यान में रखकर 7 निश्चय पार्ट 2 में, इसी बात को ध्यान में रखकर 7 निश्चय पार्ट 2 में खेती और सिंचाई को तीसरा स्थान दिया गया है। इसी बात को ध्यान में रखकर 7 निश्चय पार्ट 2 में खेती और सिंचाई को तीसरा स्थान दिया गया है। कीपिंग दिस इन माइंड, कीपिंग दिस इन माइंड, comma, keeping this in mind, comma, farming and irrigation have been given third place in सात निश्चय पार्ट 2। keeping in mind, keeping this in mind, comma, farming and irrigation have been given third place in सात निश्चय पार्ट 2। इसके तहत वर्ष 2025 तक, इसके तहत वर्ष 2025 तक, इसके तहत वर्ष 2025 तक हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसके तहत वर्ष 2025 तक, इसके तहत वर्ष 2025 तक हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। अंडर दिस, कॉमा, अंडर दिस, कॉमा, the target is to provide water for irrigation. Under this, the target is to provide water for irrigation. Under this, comma, the target is to provide water for irrigation. Under this, the target is to provide water for irrigation to every farm by the year 2025. By the year 2025. अभी हाल ही में निर्देश भी दिया है मुख्यमंत्री जी ने कि जितना सिंचाई प्रोजेक्ट है, जितना भी इरिगेशन प्रोजेक्ट है, उसको 2025 तक आप पूरा कीजिए। अब पैरा चेंज करके लिखिए, अब क्या क्या काम हो रहा है देखिए बिहार में। पैरा चेंज करके लिखिए, राज्य के हर खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा ताकि
राज्य के हर खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा कम वर्षा ताकि कम वर्षा होने पर भी खेती प्रभावित ना हो। राज्य के हर खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा ताकि कम वर्षा होने पर भी खेती प्रभावित ना हो। वाटर विल बी सप्लाइड टू एवरी फार्म इन द स्टेट वाटर विल बी सप्लाइड वाटर विल बी सप्लाइड टू एवरी फार्म इन द स्टेट टू every farm in the state to every farm in the state so that farming is not affected so that farming is not affected even if there is less rainfall. Water will be supplied to every farm. Water will be supplied to every farm in the state so that farming is not affected even if there is less rainfall. आगे लिखिए, इसी पैराग्राफ में लिखिए और क्या क्या चीज़ें हो रही है। इसके तहत अलग अलग परियोजनाओं की मदद से सिंचाई सुविधा विकसित की जाएगी। इसके तहत अलग अलग परियोजनाओं की मदद से सिंचाई सुविधाएं विकसित की जाएगी। इसके तहत अलग अलग परियोजनाओं की मदद से सिंचाई सुविधाएं विकसित की जाएगी अंडर दिस irrigation facilities under this comma irrigation facilities will be developed with the help of different projects अच्छा, बिहार सरकार एक चलाती है, इसी पैराग्राफ में लिखना है आपको। बिहार सरकार एक स्कीम चलाती है जिसके तहत क्या करती है, तो 5-5 साल के लिए कृषि रोड मैप जारी करती है। तो अब जो कृषि रोड मैप का जो चौथा वाला रोड मैप है, चतुर्थ कृषि रोड मैप, उसके तहत अगले 2 साल में क्या करना है, यानी 2025 तक। तो लिखिए, चतुर्थ कृषि रोड मैप में इसे इतना अच्छा तो नक्शा बना है बिहार का। बीच में गंगा जी बहा दीजिए इसको ना, हाँ बिल्कुल बीचों बीच। पुराने ज़माने में क्या होता था, उत्तर बिहार दक्षिण बिहार का मतलब क्या होता था, दक्षिण बिहार दैट इज झारखंड। आज दक्षिण बिहार का मतलब है सदर्न पार्ट ऑफ गंगा रिवर, है ना। बना लीजिए। कोई नहीं, जो भूगोल के प्रोफेसर होते हैं, पीएचडी करके रिटायर कर जाते हैं, उनके भी नक्शे बहुत अच्छे नहीं बनते, मैंने देखे हुए। ठीक है, आप एक कलाकार नहीं है ना, आप ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है, आप कोई आर्टिस्ट नहीं है ना। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा। हाँ, अधिक और 75 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, चलिए अब लिखिए, जिस पैराग्राफ पे है उसी में लिखिए, चतुर्थ कृषि रोड मैप में इसे, उसी पैराग्राफ में लिखिए जिस पैराग्राफ में अभी आप लिख रहे थे। चतुर्थ कृषि रोड मैप में इसे अगले 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चतुर्थ कृषि रोड मैप में इसे अगले 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इन द फोर्थ एग्रीकल्चरल रोड मैप इन द fourth agricultural roadmap, a target has been set to in the fourth agricultural roadmap. A target has been set to complete it in. A target has been set to complete it in the next 2 years. तो 2023 और 25 यानी 2025 तक हमें किसी भी हाल में हर खेत तक, चचा का कहना है, पानी पहुंच जाना चाहिए। समझ गए, क्योंकि 25 में हमें दोबारा कहते हैं 8वीं बार
8 बार हो गया या 9 बार हो गया शपथ? 9वीं बार शपथ लेना है। ठीक है, आगे चलिए, अब पैरा चेंज करके लिखिए। देखिए, 1127 परियोजनाओं के माध्यम से कितना प्रोजेक्ट चल रहा है पता है सिंचाई का बिहार में? 1127। तो लिखिए 1127 परियोजनाओं के माध्यम से 1,30,000 हेक्टेयर 1127 परियोजनाओं के माध्यम से 1,30,000 हेक्टेयर असिंचित क्षेत्रों के खेतों तक 1,30,000 हेक्टेयर असिंचित असिंचित खेतों तक पानी पहुंचा असिंचित क्षेत्रों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। 1127 परियोजनाओं के माध्यम से 1,30,000 हेक्टेयर असिंचित क्षेत्रों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। ये एकदम लेटेस्ट डाटा है, इसी साल का सारा कुछ मैं लिखवा रहा हूँ। ज़्यादातर बजट, इकोनॉमिक सर्वे और जो गवर्नमेंट के जो कैबिनेट मिनिस्ट्री की जो बैठक के बाद जो डाटा आता है वो सब है ये। ठीक है, थ्रू 1127 projects through 1127 projects, water will be supplied to the fields of water will be supplied to the fields of through 1127 projects, water will be supplied to the fields of 1,30,000 hectares of 1,30,000 hectares of non-irrigated areas non-irrigated areas। आगे लिखिए non-irrigated areas। ठीक है, 117 पुराने नहरों का जीर्णोद्धार होगा। 117 पुराने नहरों का, इसी में लिखिए 117 पुराने नहरों का जीर्णोद्धार होगा। जीर्णोद्धार मतलब समझ गए ना? कहीं पे मिट्टी भर गया उसको हटाया जाएगा, कहीं पे ढह गया उसको ठीक किया जाएगा। ठीक है, 117 पुराने नहरों का जीर्णोद्धार होगा। 117 यानी 117 ओल्ड कैनाल्स विल बी रिनोवेटेड। 117 ओल्ड कैनाल विल बी रिनोवेटेड। कई क्षेत्रों में ना मिट्टी ढह करके नहर बंद हो गया है, पानी नहीं आ रहा है, तो जीर्णोद्धार होगा। ठीक है, अधिकतम क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने के लिए अधिकतम क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने के लिए इसी में लिखिए अधिकतम क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने के लिए कोई ऐसे कॉपी में अगर सभी विषय का उत्तर लिखा दे एकदम ऑथेंटिक डाटा के साथ, और सिर्फ कॉपी ही हो 6-7 वो, और उसको कई बार पढ़ के आंसर लिख ले, मज़ा आ जाएगा ना। मैं अपने विषय में प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कई जगहों से 117 पुरानी नहरों का जीर्णोद्धार होगा। मतलब जो पुराना नहर सब है ना, 117 नहर है बिहार में ऐसे। नहीं, ये दूसरा है। वो 1117 तो परियोजनाएं जा रही है अलग अलग जगहों पे। हाँ, 1117 परियोजनाओं के माध्यम से क्या किया जा रहा है? 1,30,000 हेक्टेयर असिंचित क्षेत्रों में के खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। लिखा है ना आपने? उसके बाद फिर लिख रहे हैं, लिखिए 117 पुरानी नहरों का जीर्णोद्धार होगा। उसके बाद लिखिए अधिकतम क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने के लिए अधिकतम क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने के लिए 16 नहरों का विस्तार किया जा रहा है। जो बिहार के 16 बड़े बड़े नहर है, 16 नहरों का विस्तार किया जा रहा है। अधिकतम क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने के लिए 16 नहरों का विस्तार किया जा रहा है। टू प्रोवाइड टू मोर एरियाज टू प्रोवाइड वाटर टू मोर एरियाज टू प्रोवाइड वाटर टू मोर एरियाज, 16 canals are being expanded 16 canals are being expanded to provide water to more areas। 16 canals are being expanded। इनके अलावा इनके अलावा इनके अलावा
चेक डैम भी बनाए जा रहे हैं। चेक डैम जानते ही होंगे, कई जगह पे नहीं बनाए जाते हैं पानी को थोड़ा सा स्पीड को फ्लो को रोकने के लिए। इनके अलावा चेक डैम भी बनाए जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस check dams are being constructed. Many check dams are being constructed. are being constructed ठीक है। अब देखिए, जितना डाटा याद हो जरूरी नहीं है। लिखिए, चेंज करके, पैरा चेंज करके, इन परियोजनाओं की सहायता से इन परियोजनाओं की सहायता से वर्ष 2023-24 में 65,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र इन परियोजनाओं की मदद से, या इन योजनाओं की मदद से वर्ष 2023-24 में 65,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र 65,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र और 2024-25 में 64,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा विकसित की जाएगी। और 2024-25 में और वर्ष 2024-25 में 64,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित की जाएगी। सिंचाई सुविधा विकसित की जाएगी। With the help of these schemes, with the help of these schemes, with the help of these schemes, comma, irrigation facilities will be developed in more than, with the help of these schemes, irrigation facilities will be developed in, ये इकोनॉमी वाले सेक्शन में भी पूछ सकता है शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। With the help of these schemes, comma, irrigation facilities will be developed in more than 65,000 hectares area, more than 65,000 hectares area in the year 2023-24, in the year 2023-24, in the year 2023-24, and more than 64,000 hectare area, and more than 64,000 hectare area in the year 2024-25, in the year 2024-25। देखिए, राज्य सरकार इस पर 700 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राज्य सरकार इस पर, ये एकदम लेटेस्ट डाटा सब है सब, राज्य सरकार इस पर 700 करोड़ रुपए खर्च करेगी। The state government will spend rupees 700 crore for this. The state government will spend rupees 700 crore for this. राज्य सरकार इसके लिए 700 करोड़ रुपए खर्च करेगी। एक लाइन और लिख लीजिए, पूरा हो जाएगा। सिंचाई योजनाओं में सबसे ज्यादा खर्च नहरों के जीर्णोद्धार पर होगा। सिंचाई योजनाओं में सबसे ज्यादा खर्च नहरों के जीर्णोद्धार में होगा। सिंचाई योजनाओं में सबसे ज्यादा खर्च नहरों के जीर्णोद्धार में होगा, ठीक है। द बिगेस्ट एक्सपेंडिचर इन इरिगेशन स्कीम्स विल बी ऑन द रिनोवेशन ऑफ कैनाल्स। द बिगेस्ट एक्सपेंडिचर इन इरिगेशन स्कीम्स विल बी ऑन द रिनोवेशन ऑफ कैनाल्स। तो ये, ठीक है, सिंचाई योजनाओं में सबसे ज्यादा खर्च नहरों के जीर्णोद्धार पर होगा। नहरों के जीर्णोद्धार पर होगा। द बिगेस्ट एक्सपेंडिचर इन इरिगेशन स्कीम्स विल बी ऑन द रिनोवेशन ऑफ कैनाल्स। तो देखिए, हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए राज्य सरकार कितना खर्च करने जा रही है अगले 2 साल में? 700 करोड़ रुपए, ठीक है। 2023-24 में कितने नए क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा? 65,000 हेक्टेयर क्षेत्र में, और 2024-25 में 64,000 हेक्टेयर क्षेत्र में करने। हाँ, जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार का मतलब होता है पुराना जो नहर हो चुका है ना, ये देखिए, इसको ऐसे लिखते हैं, जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार, ठीक है, हो गया। तो ये है 7 निश्चय में प्रत्येक खेतों तक पानी पहुंचाने का। निश्चय नंबर कौन सा था? ये 3। पहला था युवा शक्ति, बिहार की प्रगति।
सात निश्चय में पहले कौन सा था? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत को सिंचाई के लिए पानी। अब उसके बाद फिर बिहार सरकार का चौथा निश्चय कौन सा है पार्ट 2 में? स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। यानी अब गांव को भी तो साफ सुथरा बनाना है ताकि गांव क्या हो, डेवलप हो सके। तो देखिए अगला आप लिखिए हेडिंग। ठीक है, सातों निश्चय याद है, बड़ी अच्छी बात है। कोई शॉर्ट नोट्स पूछ दे तब भी, या इनडायरेक्ट भी पूछ दे कि गांवों को स्वच्छ बनाने और समृद्ध बनाने के लिए बिहार सरकार क्या क्या कर रही है, डायरेक्ट वही को उठा करके लैंग्वेज चेंज करके पूछ दे, तो फिर उसके लिए भी तैयार रहिए। तो लिखिए, डालिए हेडिंग डालिए, स्वच्छ गांव। इस टाइप का गांव देख रहे हैं, सोलर एनर्जी वगैरह सब लगा हुआ, सोलर पैनल सब, नेट सब लगा हुआ, बिजली बिल नहीं आएगा। लिखिए स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, डालिए हेडिंग, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। गांव को देखिए साफ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो सॉलिड और लिक्विड वाला जो वेस्ट है उसका मैनेजमेंट, यानी ठोस और जो द्रव्य वाला जो कचरा है, जैसे कि मान के चलिए कि गंदा नाला का पानी हो गया, गंदा पानी हो गया, पॉलीथीन हो गई, या घर का जो ठोस वेस्ट होता है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। जैसे बिहार में है ना, मान के चलिए कि झंझारपुर के पास एक गांव है, परेब, परेब नहीं है, परेब तो पीतल के लिए फेमस है। एक गांव है, उसका मैं नाम थोड़ा सा भूल जा रहा हूँ। उस गांव ने एक नया मॉडल पेश किया है। गांव का कोई आदमी कचरा इधर उधर नहीं फेंकता है, सब आदमी एक निश्चित स्थान पर जाकर फेंकता है और वहां पे जाके जैविक खाद बनता है उससे। ठीक है, मधुबनी में एक गाँव है, उस गाँव का उस मॉडल को क्या तो कहा गया, मैं भूल जा रहा हूँ उस मॉडल। हाँ, नहीं नहीं नहीं, उस मॉडल को पूरे बिहार में इम्प्लीमेंट करने की भी बात हो रही है, पंचायत के माध्यम से निपटारा हो रहा है उसका। तो एक तो वो कर सकते हैं। उसके बाद जाकर के जैसे ठोस पशु, उसके बाद गांव में पशुपालन को बढ़ा सकते हैं, गांव में मछली संसाधन को बढ़ा सकते हैं, गांव में सोलर लाइट हर गली में लगा देंगे तो रात में जो चोरी वगैरह सब होता है वो नहीं होगा। ठीक है, चोरी वगैरह सब की जो घटना होती है, अनैतिक घटनाएं होती है, वो सब नहीं होगी। उसके बाद जाकर के फिर क्या है, तो गांव में और भी कुछ आप कर सकते हैं, जैसे स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के लिए और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे सोलर लाइट लगाना, ठोस अपशिष्ट कचरा का प्रबंधन, पशुपालन, उसके बाद जाकर के हर घर तक पानी पहुंचाना, जैसे केंद्र का नल जल योजना है, उसको इम्प्लीमेंट जारी रखना, ये सारी चीज़ें किया जा रहा है। तो लिखिए स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव। देखिए इसमें क्या क्या होगा। स्वच्छ गाँव क्या है? समृद्ध गाँव। स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव। देखिए इसमें सात निश्चय टू में, सात निश्चय पार्ट 2 में चौथे नंबर पर, सात निश्चय पार्ट 2 में चौथे नंबर पर, सात निश्चय 2 में पार्ट 2 में चौथे नंबर पर स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव का लक्ष्य रखा गया है। सात निश्चय पार्ट 2 में, अब देखिए नोट्स में अगर कॉपी में आ गया ना तो मुझे लगता है अब सात निश्चय आप लोग को आजीवन याद हो जाएगा 2-3 बार पढ़ने के बाद। क्या सात निश्चय पार्ट 2 में चौथे नंबर पर या चौथे स्थान पर स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का लक्ष्य रखा गया है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इन इन सात निश्चय पार्ट 2, इन सात निश्चय पार्ट 2, द टारगेट ऑफ स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, इन सात निश्चय पार्ट 2, द टारगेट ऑफ स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, द टारगेट ऑफ स्वच्छ गांव समृद्ध गांव has been set up, has been set at number 4, has been set at number 4। आगे लिखिए, इसके तहत सभी सात निश्चय पार्ट 2 में चौथे स्थान पर स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, सात निश्चय पार्ट 2 में चौथे या पार्ट 2 या में चौथे स्थान पर स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का लक्ष्य रखा गया है, हैज बीन सेट अप एट नंबर 4। अंडर दिस, इसके अंतर्गत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने, है ना मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट योजना, इसके अंतर्गत
सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने। इसके अंतर्गत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने, कॉमा, सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने, कॉमा, ठोस और तरल अवशिष्टों के अलावा ठोस और तरल अवशिष्ट प्रबंधन के अलावा ठोस और तरल अवशिष्ट प्रबंधन के अलावा, गांव में यही सब समस्या है ना अभी, ठोस और तरल अवशिष्ट प्रबंधन के अलावा पशु और मत्स्य संसाधनों के विकास, पशु और मत्स्य संसाधनों के विकास, पशु और मत्स्य संसाधनों के विकास की योजना है। ठीक है, इसके अंतर्गत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अलावा पशु और मत्स्य संसाधनों के विकास की योजना है। अंडर दिस कॉमा देयर इज ए प्लान टू अंडर दिस कॉमा देयर इज ए प्लान टू अंडर दिस देयर इज ए प्लान टू डेवलप install there is a plan to install solar street light in all the villages, solar street light in all the villages, ठीक है, all the villages, in all the villages, comma, solid and liquid waste management, solid and liquid waste management, management and 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 development of animal and fisheries resources and development of animal and fisheries डेवलपमेंट ऑफ एनिमल एंड फिशरीज रिसोर्सेस। तो गांव में अगर ठोस और जो यानी गांव में जो गंदा पानी निकलता है उसका व्यवस्था हो जाए, कहीं अभी तो किसी के खाली खेत है उसमें जा रहा है, जिसका खेत में कोई नहीं ध्यान दे रहा है, ठीक है, कभी कभी आता है तो लाठी निकल जाता है, मारपीट हो जाती है, मेरे खेत में पानी क्यों डाल रहे हो, क्या डंडा चलता है, हमारे यहाँ तो लाठी चलता है, कैसा कैसी हो जाती है। या फिर नहीं, कहीं पे सरकारी जमीन खाली है तो उसी में सब पानी इकट्ठा कर रहा है। कचरा किसी का खाली है, कोई बाहर रह रहा है पूरा परिवार, तो उसके घर के बगल का खाली जगह उसी में सब कचरा फेंक रहा है। ठीक है, अभी ये व्यवस्था, ये स्थायी व्यवस्था है नहीं। उसके अलावा गाँव में जो समस्या है वो अंधेरा, अंधेरा की वजह से अपराध बढ़ जाता है। कई बार कई हमारे गाँव में एक दो आदमी को सांड पटक दिया था, अंधेरा में दिखा नहीं, सांड से टकरा गया, काला सांड था और अंधेरा था तो टकरा गया, सांड ने उठा के पटक दिया, कमर वमर टूट गया। तो कहने का मतलब है कि गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट होगी तो पूरा व्यवस्था रहेगा, तो इस तरह की नौबत नहीं आएगी। उसके बाद जाकर के पशु संसाधन और मछली संसाधन को डेवलप किया जाए तो गांव की स्थिति में सुधार हो सकता है। इसी पैराग्राफ में लिखिए, इसके साथ ही हर घर नल हर घर नल का जल योजना को आगे भी जारी रखा गया है। इसके साथ ही हर घर नल का जल, इसको भी हम जारी रखेंगे अभी। इसके अलावा या इसके साथ ही जो लिखना चाहिए, इसके साथ ही हर घर नल का जल योजना को आगे भी जारी रखा गया है, आगे भी जारी रखा गया है। Along with this, the हर घर नल का जल योजना has been continued further also. Along with this, the हर घर नल का जल, along with this, comma, the हर घर नल का जल योजना has been continued further also. Has been continued further also. अब क्या क्या इसके अंतर्गत देखिए, बिहार सरकार के टोटल 6 स्कीम है इसके अंतर्गत, तो लिखेंगे स्कीम्स अंडर स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्कीम्स अंडर अंडर तो ये क्लास जब नहीं चलता था तो दोपहर को सोते थे क्या आप? हाँ या नहीं? तबीयत खराब हो गई? अच्छे गांव, हाँ
एक बार दोपहर में नींद ले लिया, झपकी ले लिया कि आधा घंटे का, मैं भी लेता हूँ। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के अंतर्गत योजनाएं, देखिए क्या क्या बिहार सरकार करने जा रही है गाँवों को साफ करने के लिए। वहाँ पे तो मैंने बोला ही है कि वो तो हेडिंग में मैंने दे दिया, कुछ चीज़ें बता दी। देखिए क्या क्या चीज़ें बिहार सरकार करने जा रही है इसके। सोलर स्ट्रीट लाइट्स इन ऑल विलेजेस, मंत्री का ये योजना है ना। सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाइट, सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाइट, ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, पहला है सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट, सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट। के बाद लिखिए ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन या अवशिष्ट प्रबंधन, ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन, प्रबंधन, अवशिष्ट प्रबंधन। उसके बाद जाकर के तीसरा और क्या किया जा रहा है, मेंटेनेंस ऑफ अर्लियर, ठीक है। हर घर नल जल का अनुरक्षण, हाँ, टेप वाटर टू एवरी, मेंटेनेंस ऑफ टेप वाटर टू एवरी हाउस, ठीक है। हर घर नल जल का अनुरक्षण, मेंटेनेंस ऑफ हर घर नल जल का अनुरक्षण, यानी इसको जारी रखना, मेंटेनेंस ऑफ या कंटिन्यू ऑफ टेप वाटर टू एवरी हाउस, ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ, एक और लिख लीजिए, मेंटेनेंस ऑफ पेव्ड स्ट्रीट टिल हाउस, ठीक है, टिल हाउस एंड ड्रेन्स, यानी देखिए प्रत्येक घर तक पक्की गली नालियाँ का अनुरक्षण, हिंदी वाले पहले लिख लीजिए, प्रत्येक घर तक पक्की गली नालियों का, ये पहले में था ना, इसको जारी रखा जाएगा। आया समझ में, अनुरक्षण, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ अर्लियर पेव्ड स्ट्रीट टिल हाउस एंड ड्रेन्स, मेंटेनेंस ऑफ अर्लियर पेव्ड स्ट्रीट टिल हाउस एंड ड्रेन्स, यानी प्रत्येक घर तक पक्की गली नालियों का अनुरक्षण, ये पहले के योजना में शामिल था, इसको जारी रखा जाएगा, ठीक है। ये सब देखिए गांव के लिए हो रहा है। ये 7 निश्चय का चौथा है। अब देखिए और क्या क्या चीजें होगी, 4 हो गया, 7 निश्चय 2 का ये चौथा वाला है, इसमें 4 हो गया। अब पांचवा में लिखिए क्या क्या किया जाए, 4 हो गया ना। हर घर तक शौचालय का अनुरक्षण, ये पहले वाले स्कीम में था ना, हर घर तक शौचालय का अनुरक्षण, मेंटेनेंस ऑफ अर्लियर टॉयलेट इन एवरी हाउस, मेंटेनेंस ऑफ अर्लियर टॉयलेट इन एवरी हाउस, प्रत्येक घर तक या हर घर तक शौचालय का अनुरक्षण, जो पहले से चला आ रहा था उसको भी जारी रखा गया है, ताकि गांव में साफ सुथरा बना रहे, लोटा लेके इधर उधर नहीं जाए लोग। आगे नेक्स्ट, आप लोग के गांव में हो गया है पूरा ओडीएफ फ्री पूरा, चलिए, लोटा वाला सिस्टम खत्म खत्म, चलिए आगे।
उसके बाद जाकर के छठा लिखिए, नंबर 6 लिखिए, डेवलपमेंट ऑफ एनिमल एंड फिश रिसोर्सेज, पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास, पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एनिमल एंड फिश रिसोर्सेज। तो गांव में अगर इतना कर देंगे तो गांव अच्छा हो जाएगा क्या? स्वच्छ शहर विकसित शहर। अब अगला जो है 7 निश्चय में 5, देख लीजिए अगला कौन है। चलिए हो गया, इतना लिख लिया आप लोगों ने। चलिए अब आगे देखिए, एस डब्ल्यू होगा, SWA, SWACH, स्वच्छ शहर विकसित शहर, स्वच्छ शहर विकसित। ऐसा शहर तो बिहार में नहीं बन सकता, ये तो मैंने न्यूयॉर्क सिटी का उठा लिया फोटो क्या, तो ज़्यादा ही हो गया। ऐसा तो कल्पना भी नहीं कर सकते बिहार के लिए फिलहाल, बहुत समय लगेगा। हो सकता है लेकिन हाँ, गंदगी साफ सुथरा गांव को रखना एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है ना। हाँ, आप लेफ्ट, नहीं, पावर पॉइंट, नहीं, MS का पावर पॉइंट होता है ना, MS ऑफिस का पावर पॉइंट है ये। हाँ, उसमें उसके बाद उसमें जो आपके पास वो आएगा, स्लाइड आएगा, स्लाइड में या हाँ, स्लाइड में सेलेक्ट कीजिए, गूगल पे जाके डाउनलोड कीजिए। नहीं, ऑफिस का ही पार्ट होता है, उसमें सर्च करेंगे तो मिल जाएगा लैपटॉप। हाँ, MS ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है ना, वर्ड भी आ जाता है, पावर पॉइंट भी आ जाता है, सब आ जाता है। ठीक है, हम लोग का काम है इसीलिए हमें चलाना पड़ता है। चलिए आगे देखिए, स्वच्छ शहर विकसित शहर, अच्छा लग रहा है ना ये सब स्लाइड्स। चलिए लिखिए, स्वच्छ शहर विकसित शहर, लिखिए, हेडिंग डालिए आप लोग भी। ये 5वां निश्चय है चाचा जी का, क्या चाचा का ये 5वां निश्चय है। चलिए 7 निश्चय में से ये हो गया 5वां निश्चय। चलिए आगे लिखिए, स्वच्छ शहर विकसित शहर, लिख लिया। लिखिए इसमें क्या क्या है, लिखिए, 7 निश्चय पार्ट 2 में 5वें स्थान पर, 7 निश्चय पार्ट 2 में 5वें स्थान पर, 7 निश्चय पार्ट 2 में 5वें स्थान पर स्वच्छ शहर विकसित शहर की योजना है। 7 निश्चय पार्ट 2 में स्वच्छ शहर विकसित शहर की योजना है। ठीक है, स्वच्छ शहर विकसित शहर प्लान इज एट 5th प्लेस इन 7 निश्चय पार्ट 2। स्वच्छ शहर विकसित शहर, इंग्लिश वाले भी ऐसे लिखिएगा, स्वच्छ शहर विकसित शहर प्लान इज एट 5th प्लेस इन, प्लान इज एट 5th प्लेस इन 7 निश्चय पार्ट 2, 7 निश्चय पार्ट 2। आगे लिखिए, इसके अंतर्गत वृद्धों के लिए आश्रय स्थल, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत वृद्धों के लिए आश्रय स्थल, कॉमा, शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिले आवास, इसके अंतर्गत वृद्धों के लिए आश्रय स्थल, अंडर दिस, ऐसे लिखेंगे, पहले हिंदी वाला पूरा लिख लीजिए, अंतर्गत वृद्धों के लिए आश्रय स्थल, कॉमा, शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिले आवास, 4 फ्लोर का बना के एक एक फ्लोर दे देंगे तो जमीन भी बचेगा शहर का क्या। शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिले आवास, दिल्ली में जैसे जनता फ्लैट्स है ना, दिल्ली में दिया जाता है, नरेला वगैरह समय जाइएगा दिल्ली में तो फ्लैट्स दिया गया, छोटे छोटे 2 कमरे बने होते हैं गरीबों के लिए,
तो उससे क्या हुआ कि किसी एरिया का जैसे झोपड़पट्टी है तो उसमें सरकारी इतना महंगा महंगा ज़मीन सब छाप के बैठा हुआ है, ईंटा तिरपाल सब लगा लगा करके, खतरनाक भी है। तो उसकी जगह उनको एक बड़ा सा बिल्डिंग बना दिया जाता है और 5-5 फ्लोर का, और सबको उसमें फ्लैट दे दिया जाता है, वो ज़मीन खाली करा साइड में कहीं बसा देते हैं, इनको ज़रूरत भी नहीं है शहर के अंदर रहने की, शहर के बीच में रह करके बेवजह। बिल्कुल। तो क्या लिखा, शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिली आवास के अलावा, देखिए के अलावा, बहुमंजिले आवास के अलावा स्वच्छता के तहत, के अलावा स्वच्छता के तहत ठोस और तरल अवशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता के तहत, ये गांव में भी था, स्वच्छता के तहत ठोस और तरल अवशिष्ट प्रबंधन, ठोस और तरल अवशिष्ट प्रबंधन, कॉमा विद्युत शवदाह गृह, इससे भी पॉल्यूशन कम होगा ना, इससे कॉमा विद्युत शवदाह शवदाह गृह। हाँ, तो आप बाकी शहर में भी तो बनना चाहिए गंगा के काते काते, नहीं तो गंगा में आधा जला करके फेंक देता है, उससे गंगा में पॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं, कॉमा विद्युत शवदाह गृह और मोक्ष धाम का निर्माण शामिल है, और मोक्ष धाम का निर्माण शामिल है, विद्युत शवदाह गृह और मोक्ष धाम का निर्माण शामिल है। दिस इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर फॉर द एल्डरली, दिस इंक्लूड्स, इंग्लिश वाले लिखेंगे दिस इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ, नहीं है तो बनना चाहिए, दिस इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर फॉर द एल्डरली, शेल्टर फॉर द एल्डरली, कॉमा मल्टी स्टोरी हाउसिंग, मल्टी स्टोरी हाउसिंग फॉर द अर्बन पुअर, मल्टी स्टोर हाउसिंग फॉर द अर्बन पुअर, कॉमा solid and liquid waste management under cleanliness, solid and liquid waste management under cleanliness, ठीक है, this includes construction of shelter for the elderly, multi-storal housing for the urban poor, solid and liquid waste management under cleanliness, electric, ठीक है, इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम, हाँ हाँ, इलेक्ट, अच्छा वही पीते हैं इसीलिए, इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम, इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम एंड मोक्षधाम, एंड मोक्षधाम। अब लिखिए स्वच्छ शहर विकसित शहर के अंतर्गत योजनाएं, स्कीम्स अंडर स्वच्छ शहर विकसित शहर। हाँ, इसी में लिखिए ना हेडिंग, कौन कौन सी भी योजना आप चल रही है उसकी लिस्ट बना लेंगे ना, स्कीम्स अंडर स्वच्छ शहर विकसित शहर, स्वच्छ शहर विकसित शहर, स्वच्छ शहर देखिए लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन से बिहार सरकार की जो योजना चल रही है शहरों को साफ करने के लिए, लिस्ट बना लीजिए, आगे भी काम आएगा आपका। चलिए लिखिए, पहला है ठोस एवं तरल एक मिनट, हाँ लिखिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, लिस्ट बना लीजिए इसका, ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। पाकिस्तान अभी भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, पता है कैसे, बताइए आप लोग। कराची एयरपोर्ट का नाम सेमीफाइनल रखते हैं, पाकिस्तान टीम पहुंच नहीं जाएगी, लैंड करेगी प्लेन से, तब पाकिस्तान की जनता तैयार है, आओ इस बार बताते हैं बाबर आजम को।
देखिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। दूसरा लिखिए शेल्टर फॉर द एल्डरली, वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थल, वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थल, शेल्टर फॉर द एल्डरली, वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थल। ठीक है, पॉइंट्स में भी लिख लीजिए इनको। शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवास, मल्टी स्टोरे हाउसिंग फॉर अर्बन पुअर। शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन आवास, मल्टी स्टोरे हाउसिंग फॉर द अर्बन पुअर। सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर, 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 महत्वपूर्ण नदी घाटों पर, नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्षधाम का निर्माण। सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्षधाम का निर्माण, विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्षधाम का निर्माण। कंस्ट्रक्शन ऑफ मोक्षधाम, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोक्षधाम इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरिया, क्रीमेटोरिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोक्षधाम इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरिया, इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरिया in all cities and important river ghats, in all cities and important river ghats. Construction of Mokshadham including electric crematoria in all cities and important river घाट्स। पांचवा लिखिए, पांचवा क्या क्या किया गया, पांच ही है। लिखिए सभी शहरों में, सभी शहरों में, ठीक है, अपवाह तंत्र का विकास। जो पानी बहती है ना नाली का, एक बार पटना में बाढ़ आ गया था, पता है आपको, जल जमाव की वजह। सभी शहरों में अपवाह तंत्र का विकास। डेवलपमेंट ऑफ वाटर ड्रेनेज सिस्टम इन ऑल सिटीज, पानी बह के कहीं इकट्ठा होते रहता है शहर के बाहर वाले भाग में। कई बार रेलवे के पुल के बगल में बहते रहता है गंदा पानी, ट्रेन जब जाती है तो देखते हैं ना पूरा गंदा पानी शहर का वहाँ आ रहा होता है, कचरा आ रहा होता है, कितना खराब लगता है। ठीक है, तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। सभी शहरों में अपवाह तंत्र का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इन ऑल सिटीज। तो ये शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए, स्वच्छ शहर और विकसित करने और साफ सुथरा रखने के लिए ये योजना है। उसके बाद जाकर के जो छठा है वो ये है कि सुलभ संपर्कता, यानी हर जगह में संपर्क स्थापित हो। ठीक है, तो नंबर कितना होगा ये, सुलभ संपर्कता, लिखिए नंबर 20। ऐसा भी रोड बिहार में बन जाए तो मजा ही आ जाए। हाँ वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का नेशनल हाईवे है। जहाँ जहाँ चलिए, हाँ लीजिए, लिखिए सुलभ संपर्कता, सुलभ संपर्कता। इंग्लिश वाले भी वही लिखेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-3 लाइन है। देखिए सात निश्चय पार्ट 2 में छठे स्थान पर, सात निश्चय पार्ट 2 में छठे स्थान पर सुलभ संपर्कता का लक्ष्य रखा गया है। सात निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत, पार्ट 2 में, सात निश्चय पार्ट 2 में छठे स्थान पर सुलभ संपर्कता, पाठ निश्चय, ये सात निश्चय पार्ट 2 में छठे स्थान पर सुलभ संपर्कता का लक्ष्य रखा गया है, सुलभ संपर्कता का लक्ष्य रखा गया है। अब एक इसी में हेडिंग डाल लीजिए, सुलभ संपर्कता के अंतर्गत योजनाएं, स्कीम्स अंडर सुलभ संपर्कता। देखिए क्या क्या चीज किया जा रहा है, स्कीम्स अंडर,
सुलभ संपर्कता के अंतर्गत योजनाएं। दो योजना है इसमें। कहाँ कहाँ का संपर्क, एक गांव का और दूसरा शहर का। तो पहला लिखिए, ग्रामीण पथों की संपर्कता, तेजस्वी जी के अंदर आता है ये। ग्रामीण ग्रामीण पथों की संपर्कता, कनेक्टिविटी ऑफ रूरल रोड्स। ग्रामीण पथों की संपर्कता, कनेक्टिविटी ऑफ रूरल रोड्स। कनेक्टिविटी ऑफ रूरल रोड्स, ग्रामीण पथों की संपर्कता। दूसरा, शहरी क्षेत्रों में, सेकेंड लिखिए, शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार, जैसे ना ट्रक बस सब शहर के बीच में फंस जाता है और पैं पैं करते रहता है, तो उसको बाईपास में निकालिए। देखिए, शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार बाईपास अथवा फ्लाईओवर का निर्माण। शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार बाईपास अथवा, शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार बाईपास अथवा फ्लाईओवर का निर्माण। कंस्ट्रक्शन ऑफ बाईपास और फ्लाईओवर, कंस्ट्रक्शन ऑफ बाईपास और फ्लाईओवर एज पर रिक्वायरमेंट इन द अर्बन एरिया। कंस्ट्रक्शन ऑफ बाईपास और फ्लाईओवर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द अर्बन एरिया, या रिक्वायरमेंट इन अर्बन एरिया, रिक्वायरमेंट इन अर्बन एरिया। ठीक है। अब 7 निश्चय का पार्ट 2 का जो 7वां निश्चय है वो क्या है? सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। अब बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ये पूछेगा भी ना तो ओवरऑल मिला के पूछेगा, तो उसमें एक निश्चय में छठे में आ जाएगा। अब लिखिए, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। को पूरा डिटेल में करेंगे क्योंकि ये उसका भी पार्ट है, मिशन परिवर्तन का भी भाग है ये। ठीक है, इसको पूरा डिटेल में करेंगे, पूछ सकता है। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। चलिए, हाँ, क्योंकि ये ओरिजिनल योजना है। ठीक है, सबके लिए हेल्थ फैसिलिटीज फॉर ऑल आप लिख सकते हैं, लेकिन जो योजना का जो नाम होता है ना, अगर जिस भाषा में है उसी को लिखा जाता है। जैसे आप देखेंगे, प्रधानमंत्री क्या है, मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, तो अंग्रेजी में है ना, तो उसको मनरेगा को उसको अंग्रेजी में शॉर्ट में लिखा जाता है। लेकिन जो योजना बिहार सरकार की जितनी योजना होती है ना वो हिंदी में होती है। 7 निश्चय, तो वो 7 निश्चय को उसको ट्रांसलेट नहीं करना है, एज इट इज रहने देना है। हाँ, नहीं नहीं, देवनागरी में नहीं, रोमन। अंग्रेजी वाले रोमन में लिखेंगे, हिंदी वाले आप अपना देवनागरी में लिखेंगे। ठीक है, ये वाली बात। अब आगे, चाचा जी तो अभी बोले थे ये बात सब, कि हर चीज़ में अंग्रेजी घुसा देते हो, अधिकारी सबको डांटे थे। याद होगा आपको, अभी हाल ही में अधिकारी सबको डांटे थे कि जहाँ हिंदी चल सकता है काम, वहाँ भी जबरदस्ती काहे अंग्रेजी डाल रहे, वो वाली बात है। चलिए, तो लिखिए, सुलभ संपर्कता, ये क्या कहते हैं उसको, सबके लिए स्वास्थ्य। देखिए, 7 निश्चय पार्ट 2 में सभी के लिए, सात निश्चय पार्ट 2 में सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा को 7वें स्थान पर रखा गया है। 7 निश्चय पार्ट 2 में सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा को, 7 निश्चय पार्ट 2 में सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा को 7वें स्थान पर रखा गया है। इन 7 निश्चय पार्ट 2, इन 7 निश्चय पार्ट 2, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अभी करवाने वाले हैं। इन 7 निश्चय पार्ट 2, द स्कीम्स ऑफ health facilities for all, the schemes of health facilities for all has been placed at the 7th position. In 7 निश्चय पार्ट 2, the scheme of health facilities for all
हैज़ बीन प्लेस्ड एट द 7th पोजीशन। आगे लिखिए, 7वें स्थान पर है। इसके तहत गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने, इसके अंतर्गत गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने, इसके अंतर्गत गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने, इसके अंतर्गत गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए और बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए, वेटनरी भी जरूरी है ना, गाय बकरी सबका, भैंस का इलाज जरूरी है। और बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए आधारभूत व्यवस्था तैयार करने की योजना है। और बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए आधारभूत व्यवस्था तैयार करने की योजना है। आधारभूत व्यवस्था तैयार करने की योजना है। अंडर दिस देयर इज ए प्लान टू improve health facilities in every village. Under this comma, there is a plan under this there is a plan to improve health facilities in every village. Under this there is a plan to improve health facility in every village. Health facilities in every village and prepare basic structure for better animal health management and prepare basic infrastructure and prepare basic infrastructure for better animal health management. Better animal health management. आगे लिखिए, क्या क्या चीजें की जा रही है पता है? कॉल सेंटर की भी व्यवस्था है, जैसे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कुछ हुआ तो कॉल कर लीजिए, या हेल्पलाइन है। उसके बाद जा करके पशु चिकित्सा से संबंधित हेल्पलाइन में आप मदद मांग सकते हैं, या फिर आप हेल्प मांग सकते हैं कि मेरा भैंस जो है कहाँ तक, वहाँ पीएचसी तक नहीं जा सकती है, आप आ जाइए, तो डॉक्टर साहब आ भी जाएंगे, कंपाउंडर साहब को भेज देंगे। डोर स्टेप डिलीवरी इसको कहा जा रहा है, हेल्थ फैसिलिटी डोर स्टेप डिलीवरी। यानी कि किसी का गाय भैंस जैसे खटाल में खराब है, तो बीमार भैंस को, इतना भारी भैंस को उठा करके हॉस्पिटल ले जाएंगे नब्ज चेक करवाने, बल्कि वो डॉक्टर खुद आ जाएंगे। ये व्यवस्था बिहार सरकार कर रही है, तो लिखिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो लिखिए, इसमें कॉल सेंटर और मोबाइल ऐप की सहायता से, इसमें इसी पैराग्राफ में लिखिए, इसमें कॉल सेंटर और मोबाइल ऐप की सहायता से, इसमें कॉल सेंटर और मोबाइल ऐप की सहायता से, इसमें कॉल सेंटर और मोबाइल ऐप की सहायता से डोर स्टेप सेवा का वादा किया गया है। इसमें कॉल सेंटर और मोबाइल ऐप की सहायता से डोर स्टेप सेवा का वादा किया गया है। इसमें कॉल सेंटर और मोबाइल ऐप की सहायता से डोर स्टेप सेवा का वादा किया गया है। इट प्रोमिसेस डोर स्टेप सर्विस इट प्रोमिसेस डोर स्टेप सर्विस इट प्रोमिसेस डोर स्टेप सर्विस with the help of call center and mobile app. It promises doorstep service with the help of it promises doorstep service with the help of call center and mobile app with the help of call center and mobile app. आगे लिखिए, ये तो हो गया आपका। पैरा चेंज करके लिखिए, इसके अलावा टेलीमेडिसिन के जरिए, टेलीमेडिसिन जानते हैं, इसके अलावा टेलीमेडिसिन के जरिए आपके हॉस्पिटल में एक स्क्रीन लगा होगा, ठीक है, और आपके यहाँ एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है, लेकिन उसमें बड़े बड़े डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन उस स्क्रीन के माध्यम से डॉक्टर साहब प्रकट होंगे, कहाँ वाले? पटना एम्स वाले या पीएमसीएच वाले। और वो डॉक्टर साहब जो है पटना से यहाँ वाले मरीज को स्क्रीन के सामने देख करके इंस्ट्रक्शन दे देंगे सारा, कि अच्छा ये हो रहा है, क्या हो रहा है, माथा दर्द हो रहा है, अरे सर इतना दवाई खा लिए लोकल डॉक्टर से, नहीं ठीक हो रहा है। तो पटना के डॉक्टर जो है टेलीमेडिसिन की सहायता से, टेलीमेडिसिन का मतलब ये हो गया कि दूर से क्या करते हैं,
स्क्रीन की सहायता से वो देखते हैं, मरीज को देखते हैं और फिर जाकर के उसको जो जो सलाह देने की होती है वो देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सेम समय में उस डॉक्टर को उस रूरल एरिया में भी नहीं जाना पड़ेगा और उस क्वालिटी के डॉक्टर से उसका इलाज हो जाएगा। तो इसके अलावा टेलीमेडिसिन के जरिए पीएचसी, सीएचसी, हाँ, हाँ, छोड़ दीजिए। इसके अलावा टेलीमेडिसिन के जरिए पीएचसी, सीएचसी, पीएचसी मतलब पब्लिक हेल्थ सेंटर, सीएचसी मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। इनके अलावा टेलीमेडिसिन के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी के साथ ही पीएचसी और सीएचसी के साथ ही अनुमंडल और जिला अस्पतालों को जोड़ने की बात कही गई है। अनुमंडल और जिला अस्पतालों को जोड़ने की बात कही गई है। जिला अस्पतालों को जोड़ने की बात की गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कॉमा, अपार्ट फ्रॉम दिस, कॉमा, apart from this, comma, it has been said to connect, it has been said to connect, it has been said to connect PHC, comma, CHC, it has been said to connect PHC, comma, CHC as well as subdivision and district hospital, as well as subdivision and district hospitals through telemedicine, through telemedicine। आगे अब देखिए क्या क्या चीज़ें होगी इसमें। एक हेडिंग डालिए इसी में, सबके लिए स्वास्थ्य वाले में, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा के अंतर्गत योजनाएं, स्कीम्स अंडर, सबके लिए क्या क्या योजनाएं हैं देख लीजिए। सबके लिए स्वास्थ्य के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं, सबके लिए के अंतर्गत योजनाएं, स्कीम्स अंडर, स्कीम्स अंडर सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, स्कीम्स अंडर सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं। देखिए क्या क्या स्कीम है। स्कीम्स अंडर सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, कौन कौन सी स्कीम्स? देखिए क्या क्या होगा। बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्था, क्या क्या होगी? बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं, हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं। दूसरा लिखिए, कॉल सेंटर एवं मोबाइल ऐप की मदद से डोर स्टेप सेवा, कॉल सेंटर एवं मोबाइल ऐप की सहायता से, कॉल सेंटर एवं मोबाइल ऐप की सहायता से डोर स्टेप सेवा। इंग्लिश वाले लिखेंगे बेसिक अरेंजमेंट्स फॉर बेटर एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट, बेसिक अरेंजमेंट फॉर बेटर एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट, बेसिक अरेंजमेंट्स फॉर बेटर एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट। दूसरा, अरेंजमेंट ऑफ डोर स्टेप सर्विस विद द हेल्प ऑफ कॉल सेंटर एंड मोबाइल ऐप, अरेंजमेंट ऑफ डोर स्टेप, पहला है बेसिक अरेंजमेंट्स फॉर बेटर एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट, दूसरा है अरेंजमेंट ऑफ डोर स्टेप, अरेंजमेंट ऑफ डोर स्टेप सर्विस with the help of call center and mobile app, with the help of call center and mobile app। तीसरा है
पशु अस्पताल की स्थापना, स्टैब्लिशमेंट ऑफ वेटनरी हॉस्पिटल। देखिए तीसरा, पशु अस्पताल की स्थापना, पशु अस्पताल की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेटनरी हॉस्पिटल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेटनरी हॉस्पिटल्स। पशु अस्पताल की स्थापना, अस्पताल की स्थापना। मेंस का मतलब है गंभीरता। कई स्टूडेंट लेफ्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं। मतलब अगर स्थिर होकर के क्लास नहीं कर सकते हैं तो बताइए बीपीएससी इतना टफ होने जा रहा है। मुझे तो लगता है बीपीएससी में सबसे जो खतरनाक फाइट एक जो प्रवृत्ति पनपी है कि जिनको एसडीएम डीएसपी नहीं मिल रहा है, ठीक है, डीएसपी और एसडीएम छोड़ के बाकी सब लोग फिर से अपियर हो रहे हैं और 70-80% तो सीट वो लोग खा जा रहे हैं। हर बार ऐसा ही होगा। तो फिर फ्रेशर्स के लिए जो थोड़ा सा विंडो खुला हुआ है उसमें भी फ्रेशर्स नींद मार के सो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब आपको नहीं कह रहा हूँ, इन लोगों को कह रहा हूँ, ऑनलाइन वालों को, आप तो दवाई लिया हुआ है, इन लोगों को कह रहा हूँ कि ये आंसर तक नहीं लिख रहे हैं लोग। मतलब 100 बच्चों में से 2 बच्चे 3 बच्चे आंसर लिखेंगे तो फिर कैसे होगा बताइए। जो आंसर लिखेंगे उसी में तो सुधार। हाँ, आप तो आंसर लिख भी रहे हैं, अब लिखना शुरू कर चुके हैं, लेकिन कई लोग ऐसे जो आंसर लिखे, कई लोगों को अभी बेसिक भी नहीं पता है आंसर का। अब पता नहीं वो कैसे वो सोच रहे हैं कि मैं पास हो जाऊंगा। बीपीएससी का वो जमाना खत्म हो गया जो रट के पाल कला मौर्य कला लिख देते थे और पास हो जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही मंगाइए और ऐसे ही कॉपी पे लिखिए। हाँ, बीपीएससी के एग्जाम में ऐसा ही कॉपी मिलेगा। चलिए। हाँ वही तो, आपका तो अलग बात है। इस तरह का ना एक इसका पीडीएफ होगा ना आपके पास, मुझे भेज दीजिए। हो जाएगा, ऐसे लगे रहना है। आगे चलिए। नहीं आपका, नहीं नहीं उतना मत जागिए, जो दे रहे हैं ना, जब अभी हमारे गाइडेंस में जितना पढ़ रहे हैं उतना ही पढ़िए, काफ़ी है। चलिए, तो पशु अस्पताल की स्थापना। कुछ तो फ्रेशर्स है एकदम, इतना यंग है, इतना एनर्जी है, वो इतना लाइटली ले रहे हैं एग्जाम को, उनको लगता है कि वैसे निकल जाएगा। बताइए। अब आगे लिखिए, पशु अस्पतालों के माध्यम से दी जा रही चिकित्सा सुविधा। पशु, हाँ 4 नंबर में लिखिए, अस्पतालों के माध्यम से दी जा रही, अस्पतालों के माध्यम से दी जा रही चिकित्सा सुविधा। टेली मेडिसिन के माध्यम से चिकित्सा परामर्श। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज बीइंग प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड थ्रू वेटनरी हॉस्पिटल। पहले इंग्लिश वालों को लिखा देते हैं। पशु अस्पतालों के माध्यम से दी जा रही चिकित्सा सुविधा, मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज बीइंग प्रोवाइडिंग थ्रू वेटनरी हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू वेटनरी हॉस्पिटल्स। आगे लिखिए, टेली मेडिसिन के माध्यम से चिकित्सा परामर्श की सुविधा, टेली मेडिसिन के माध्यम से चिकित्सा परामर्श की सुविधा। पटना के डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, डॉक्टर साहब कई दिनों से पेट में गैस बन रहा है, क्या इधर वाला डॉक्टर नहीं सॉल्व कर रहा। पीएमसीएच का डॉक्टर को जैसे स्क्रीन पे देख लेंगे तभी क्या हो जाएगा। हाँ, अब लग रहा है ठीक हो जाएगा। आधा बीमारी तो तभी ठीक हो। हाँ, कहाँ पे है? अच्छा, जी जी वही तो बोल।
हाँ, समझ गए। देखिए, टेलीमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सा परामर्श की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ मेडिकल कंसल्टेशन, फैसिलिटी ऑफ मेडिकल कंसल्टेशन, फैसिलिटीज ऑफ मेडिकल कंसल्टेशन, फैसिलिटीज ऑफ मेडिकल कंसल्टेशन थ्रू टेलीमेडिसिन, थ्रू टेलीमेडिसिन। आगे लिखिए, मोबाइल यूनिट के माध्यम से घर तक पशु चिकित्सा सुविधा, मोबाइल यूनिट के माध्यम से घर तक पशु चिकित्सा सुविधा, मोबाइल यूनिट्स के माध्यम से घर तक पशु चिकित्सा सुविधा, वेटनरी फैसिलिटी एट होम थ्रू मोबाइल यूनिट्स। ठीक है, वेटनरी फैसिलिटीज एट होम थ्रू मोबाइल यूनिट्स, थ्रू मोबाइल यूनिट्स के माध्यम से घर तक पशु चिकित्सा सुविधा। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या चीज़ किया जा रहा है देखिए, एक दो चीज़ें और लिख लीजिए, बहुत कुछ तो हो ही रहा है, और लिख लीजिए। आपको याद होगा एक बच्चे का बिहार में दिल में छेद था, और उसको लेकर के क्या कहते हैं उसको, वो हो रही थी, कौन सा, उसको क्राउड फंडिंग कहते हैं उसको, यानी कि सोशल मीडिया पे शेयर करके कि इस नंबर पे, इस अकाउंट पे पैसा भेजिए, इस बच्चे को इतने करोड़ की जरूरत है इलाज के लिए, इस टाइप का नहीं होता क्राउड फंडिंग। तो बिहार में हुआ था, और एक दिल में छेद वाला जो बच्चा का इशू, ये बहुत बड़ा इशू बन गया था, क्योंकि उसको कई करोड़ रुपए की जरूरत पड़ी थी, सुनते हैं। तो फिर बिहार सरकार ने उसके बाद कहा था कि नहीं, अगर इस तरह का कोई बच्चा होगा जिसका दिल में छेद होगा, तो बाल हृदय योजना बिहार सरकार ने शुरू किया है, और इसके तहत उन बच्चों का इलाज कराएगी बिहार सरकार। ठीक है, तो लिखिए इसमें अगला, हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए, हृदय में, प्रिंस शायद नाम था बच्चे का या कुछ था, मुझे नहीं ध्यान आ रहा। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए, हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार की व्यवस्था तथा, हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क निःशुल्क उपचार की व्यवस्था, निःशुल्क उपचार की व्यवस्था तथा इसके लिए बाल हृदय योजना लागू करना। बाल हृदय योजना को इन्वर्टेड कॉमा में ले लीजिए। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार की व्यवस्था तथा इसके लिए बाल हृदय योजना लागू करना, बाल हृदय योजना लागू करना। प्रोविजन फॉर फ्री ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, प्रोविजन फॉर फ्री ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, प्रोविजन फॉर फ्री ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, फ्री ट्रीटमेंट